तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए जीके के मैराथन क्लास में लेकर आए आप सभी के लिए, जिसमें कि टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में वो सारे टॉपिक से प्रश्नों को लिया गया है जो कि आप सभी के एसएससी जीडी के 2024 के न्यू सिलेबस में प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी के लिए यकीन मानिएगा आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए जीके के मैराथन क्लास होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगली बार एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब क्लास के अंत तक जुड़ देखिएगा। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, यहाँ पर टोटली 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दबाजी न करें, आराम से एकदम बैठ करके इस क्लास को अटेंड करना है और जब इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो आप सभी को इसका नोट्स तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद क्रिस्टियन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 2। स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते। ठीक है ना। बात करते अगले प्रश्न की ओर। करें कि हिंद महासागर विश्व का महासागर है, यानी कि जो हिंद महासागर है वो विश्व का कैसा महासागर है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में हूबहू ऐसा प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। जिस क्लास में मैं आप सभी को डिस्कस करने वाला हूँ 10 टॉपिक ऊपर, अगर आपसे इस 10 टॉपिक के बारे में जान ले तो आप सभी के 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे जीके में। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिक्किम हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर पूछा जा रहा है 4 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया है। ये आप सभी के 2021 में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2021 वाले प्रश्न में जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें कि ये प्रश्न पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सौरभ लोढ़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सौरभ। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का
ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आप सभी ने अगर एसएससी जीडी के अगर सिलेबस को देखा होगा, जो 2024 के सिलेबस है, उसमें आप सभी के शास्त्रीय नृत्य से भी प्रश्न पूछा गया है, उसके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये प्रश्न आपसी के जरूर एग्जाम में आएगा और ये भी प्रश्न आपसी के 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग जाकर के प्रीवियस इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपसी का बनेश्वर उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। एंड देखते हैं अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, ठीक। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ सही वाला, ठीक है ना, 8 तक ले एंड 9 भी सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है एंड 6 और 7 प्रश्न थोड़ा सा डाउट वाला है, तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी की 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस ईयर से आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को लाला लाजपत नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार किया था, यानी कि विजय को प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1510। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1510 में ऐसा हुआ था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड देखा जाए तो। भारत के संविधान के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार पर जोर देता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है। अगर हम बात करें पुस्तक और लेखा का, तो यहाँ से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। आप सभी के एग्जाम में बात करें तो कोई भी शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप सभी के यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के। पूछा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक के बात करें तो ये हो जाएंगे आप सभी के 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया। अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था गीतांजलि के लिए, जो कि भारत के प्रथम पुरुष हो जाते हैं जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर। आप सभी को जब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पर आंसर मेंशन नहीं रहेगा, तो आप सभी को यहीं से आंसर को नोट करना है एंड आप सभी को क्लियरली यहाँ पर फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो रहा है। आप सभी को कोई भी नोट वोट नहीं करना है, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है। आप सभी को स्टूडेंट इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन के बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी के विनोबा भावे।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये तो प्रश्न हमने किया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं है आप सभी के लिए, और बाकी प्रश्न भी लिया गया जो कि आने वाले प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे क्लास छोड़ करके नहीं जाना, आपसे कि अगर मान के चलते आपको ये प्रश्न का आंसर पता है तो आपका रिवीजिंग हो रहा है, रिवीजिंग भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि नया क्वेश्चन को याद करना जरूरी है। तो क्लास छोड़ करके कोई भी नहीं जाएगा, आप लोग यहाँ से रिवीजिंग के साथ साथ क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट चल रहा है, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात करें कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, यानी बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक की बात करें तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर, एंड आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 15 नंबर कि भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो भारत के संविधान सभा की बात करें कि किसके द्वारा गठित की गई है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के बात करें तो आप सभी को मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर है 17 नंबर कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ है। तो वंदे मातरम के बात करें स्टूडेंट की कहाँ से संकलित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आनंद मठ। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो यह हो जाता है शक संवत पर आधारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कृति है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का कपाल कुंडला। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को जो भी यहाँ पर कृति दिखाई दे रहा होगा, चित्र, द कोर्ट डांस और जो चित्रांगदा, ये सारे जो कृति वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इसका किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य को पूरा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था।
तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात करें स्टूडेंट की किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये हो जाएंगे आप सभी के 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि पिंगली वेंकैया जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन को तैयार किया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, अभी आप सभी के जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था वहां पर प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय जो चक्र में जो चक्र होता है उसमें तीलियों की संख्या कितना है। तो आपसे कि ऐसे जो राष्ट्रीय प्रतीक से बात करें तो वहां से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में बनते रहते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न पूछा गया कि वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो वेद व्यास के रचनाकार की बात करें तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी। तो पहली बार बात करें 1911 ईस्वी में जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, तो हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय गान को कोलकाता में 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था। तो भारत में पहली बार समाचार पत्र की बात करें किसने शुरुआत किया था, तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिकी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 26 का सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस की बात करें स्टूडेंट की प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपसे की अगर हम बात करें एसएससी जीडी एग्जाम में तो आप सभी से थोड़ा सा बात करें तो आप सभी के जैसे कि बात की जाए सेना से रिलेटेड जो भी दिवस होते हैं वो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है करे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का झूमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्लास आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया गया ताकि आप सभी के ऐसा जोर जबरदस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी चले। ये नहीं कि एक बार प्रश्न देखने के बाद फिर टाइम नहीं मिला, तो आप लोगों के लिए ही ये क्लास लाया गया है ताकि मैंने तो ये सारे प्रश्नों को तो करा दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके एक बार कराया जाए तो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड 100 क्वेश्चन का आप लोगों के पास एक नोट्स भी होगा, ठीक है ना। तो ये आप सभी के लिए क्लास बेटर हो जाएगा। तो आप सभी को लिए क्लास छोड़ करके जाने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी के लिए आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आप सभी के 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1990। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 30 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेस नेताओं में से एक थे। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी किए थे। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक
गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी थी? ये क्वेश्चन आप सभी के एसएससी जीडी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए चल रहा है। ये प्रश्न आप सभी के पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अदिति अशोक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अदिति अशोक ने इसे किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो दौरा किया था वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था, यानी कि ऐसा कौन सा केंद्र था जो कि बात किया जाए तो शिक्षा के लिए नहीं था, तो वो था कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो भी आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये सारे जो हैं विधा अध्ययन के लिए केंद्र माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का है 35 नंबर कि नाट्य शास्त्र की रचनाकार किसने किया था? नाट्य शास्त्र की रचना की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत मुनि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। यानी कि हम बात करें पूरा पाषाण के जो आदि मानव थे उनके जो थे वो मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? जुआ खेलते थे, शिकार खेलते थे, संगीत करते थे या घुड़सवारी करते थे? तो भैया वो लोग सारे चीज़ क्या करते थे? शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें कि किस लिए विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज को प्रयोग किया था? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यानी कि जो घोड़ा का नाम था चेतक वो किससे संबंधित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राणा प्रताप के से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बात किया जाए यहाँ पर कि सबसे बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है सबसे पुराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वीणा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आप सभी का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइस हॉकी हो जाता है। देखिए आप लोग के जो एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। एंड देश और उसके जो राष्ट्रीय खेल होते हैं वहाँ से भी प्रश्न आपसे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से खेल के कौन से देश के कौन से खेल हो जाते हैं। नहीं, बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। आप सभी का 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आप सभी के खिलाड़ियों के उपनाम से भी पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो लाई हरीबा लोक नृत्य की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी का 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर से ये संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का, तो बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की संख्या की बात करें तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 17, बी में दिया हुआ है 27, सी में दिया है 36 और डी में दिया है 47। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का है 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के क्रांति के अगर हम तत्कालीन विद्रोह की बात करें, जो तत्कालीन कारण क्या था, आखिर विद्रोह क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखिए जो क्या था कि वहाँ के जो लोगों को बोला गया था, जो सैनिक थे उन लोगों को बोला था कि चर्बी वाले करतूस के कारण से क्या हुआ था कि ये जो है 1857 क्रांति हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो बंदूक थी वहाँ पर जो था वो सुअर और गाय के चर्बियों के मिलाकर के उसको किया जाता था, बंदूक को छोड़ा जाता था। लेकिन वहाँ के सैनिक इस बात से क्या कर दिए, मतलब कि नाराज हुए, जिसके कारण से यहाँ पर देखिए कि चर्बी वाले करतूसों का प्रयोग आरंभ करना, इसी कारण से 1857 की क्रांति क्या हुई थी, ठीक है। और बात किया जाए 1857 की क्रांति की, तो ये क्रांति आप सभी के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और बिहार में बात किया जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में इसका नेतृत्व उन्होंने ही किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो बात करें कि किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा और डी, यानी कि औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। स्टूडेंट आप सभी क्लास कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जरूर लिखेगा, क्योंकि आप सभी कमेंट से ही हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं स्टूडेंट के लिए और बेस्ट से बेस्ट किया जाए, ताकि आप लोग के जो जोश और जुनून है उस वर्दी को पाने के लिए आप सभी का सपना साकार हो सके, ठीक है ना। बात करते हैं आप सभी के 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आप सभी के ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगर वहीं पर बात किया जा रहा जो आप सभी को दिखाई दे रहा 1526, तो 1526 में आप सभी के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच, और जिसमें कि बाबर क्या हुआ था, विजय प्राप्त किया था। आप सभी को पता होगा वहीं बाबर है जिसने कि 4 युद्ध ऐसा लड़ा था जिसमें कि वो विजय को प्राप्त किया था। जैसे बात कर रहे थे आप सभी के चंदेरी, खानवा, घाघरा और पानीपत का युद्ध, ये चारों युद्धों में क्या किया था कि बाबर ने विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 48 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। तो हम बात करें हड़प्पा सभ्यता, वही सभ्यता जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसकी पहली खुदाई थी वो हड़प्पा से ही स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता से आप सभी के बहुत सारे चीज़ मिला देखने को जो खुदाई हो रही थी। तो बात किया जाए कुम्हार का चाक मिला था, वहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला था, और बाकी चीज़ें वहाँ पर क्या हुई थी देखने को मिला था, अगर हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वहाँ की जो बर्तनों की जो सामान्य रंग थी वो लाल रंगों से उसकी क्या हुई थी, और वहाँ पर मतलब कलई किया गया था लाल रंगों की। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। वहीं अशोक है दोस्तों, शिलालेख आखिर किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ इस बात को कि आखिर किसी स्टूडेंट के मन में आता बात है कि आखिर शिलालेख कहते किसे। तो शिलालेख वो होता है जो कि जिस पर कि जो अशोक था अपने मतलब कि जो भी बात चीज़ को पहुंचाना चाहता था, किसी चीज़ को जैसे आजकल पोस्टर बन रहे, वो सारे चीज़ करने के लिए जो था अशोक वो शिलालेख का ही प्रयोग करता था, जो कि पत्थर के बना हुआ होता था, और उसी के माध्यम से अपने बात को क्या करता था, प्रचलित करता था। तो सभी जगहों पर तो इसका जो था शिलालेख देखने को मिला, लेकिन पाटलिपुत्र एक ऐसा था जिसमें कि इसका कोई भी शिलालेख का अवशेष नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कर है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है। तो हम बात करते हैं नंद वंश। देखिए नंद वंश जो था वो काफ़ी मतलब कि था अच्छा था, लेकिन नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य ने जो था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया कि वहाँ पर शासन कर लिया। तो भैया यहाँ पर जो बात है तो आप लोग की इंटरेस्टेड जो बात है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य तो अकेले नहीं वहाँ पर लड़ने गया था, वो जो था उसका चाणक्य यहाँ पर मेगास्थनीज था यहाँ पर नहीं, इसके साथ चाणक्य था। चाणक्य वहीं जो अपने नीति का कूटनीति का प्रयोग करके उसको जिताया था। नहीं, मेगास्थनीज तो उसके दरबार में आया था, जो हेरोडोटस का वो क्या था, राजदूत था, इसके दरबार में आया था बिकॉज हेरोडोटस के लड़की से ये शादी किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था वो, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना की हम बात करें जहां से कि आप सभी की SSGD के अगर कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जहां से कि आप सभी के 2011 से जनगणना का प्रश्न नहीं पूछा होगा, ऐसा कोई भी शिफ्ट आप सभी को नहीं देखने को मिलेगा। वो हर एक शिफ्ट में आप सभी के 2011 की जनगणना से आप सभी की 1 से 2 प्रश्न 100% पूछता ही पूछता है। देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बात करें सबसे कम जनसंख्या वाला अगर हम राज्य की बात करते हैं तो 51 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि सिक्किम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे 2011 की जनगणना से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह चाहते हैं कि जहां से कि आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे, तो आपसे हमारे इसी चैनल पर जाकर के 2011 से जनगणना से उसके टॉपिक वाइज आप सभी के जीके को कंप्लीट करवाया गया है। आपसे जाकर के वहां से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा इस क्लास के बाद, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विचोड़ो नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो विचोड़ो नृत्य की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का है 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। तो किसके साथ संशोधित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ किया गया था। यहीं पर एक आप सभी को इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज किया जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के सैन्य अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज से भी आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट आप सभी का 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ईगा स्वियातेक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोदी वंश की नई
निम्नलिखित में से किसके द्वारा नींव होना चाहिए था? लोधी वंश की नींव। यहाँ पर नई न करके आप लोग नींव कर लीजिएगा। नींव 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 जो मतलब की बात की जाए कि लोधी वंश का नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखा गया था आप सभी के बहलोल लोधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी के द्वारा इसका जो था वो रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर 56 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले पूछा जाता है कि जो रेल का शुरुआत पहली बार हुआ था तो कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बम्बई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई से थाने के बीच क्या हुई थी? चली थी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वही आपसे कभी मैंने बताया था कि जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि सिपाहियों के द्वारा किया गया था, उसका जो बिहार में जो नेतृत्व किए थे वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किए थे? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। अमृतसर में ये घटित हुआ था, जिसमें कि R.H. डायर ने ये गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है और बात करते SSC GD के एग्ज़ाम में। तो आप सभी की हर एक शिफ्ट में आप सभी के संविधान से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। 100% हम बात करते हैं कि संविधान से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सभी को मिस नहीं करना है। अगर आप सभी संविधान से बनने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज आप सभी के हर एक जीके को कंप्लीट करवाया गया। ठीक है ना। तो बात किया जा रहा है यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 59 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी हमारे पास अभी तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को ही सिर्फ कंप्लीट किया। अभी हमारे पास 40 क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के पास 40 अभी बाकी क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले प्रश्न आप सभी के लिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़ करके नहीं जाएंगे अभी, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश के प्रथम नागरिक की बात करें कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप सभी की वो राष्ट्रपति होता है, जो कि देश के प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का उत्तर भारत ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं आप सभी की नृत्य शैली से, तो आप सभी के एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि बात करें कुचिपुड़ी, गरबा, ऐसे तमाम जो नृत्य हैं वहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म होने वाले। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 63 नंबर है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये सर्बिया से हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 64 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की बात करें तो आप सभी का जो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पूछा जा रहा है 65 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप था, जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 66 नंबर की गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो गुप्त काल के सोने के मुद्रे की बात करें तो दिनार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 67 नंबर कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 67 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का देखिएगा कि 68 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा गया। तो 68 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि आर्य जो थे भारत में आए और सर्वप्रथम बसे, यानी कि जो आर्य लोग भारत में आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे तो वो बसे थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य अगर हम लंबाड़ी के बात करें स्टूडेंट ये कहाँ से संबंधित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की बात करें कि कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 71 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 5 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी टीम 2020 में आईपीएल का खिताब जीतकर 5 बार यह खिताब जीतने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है। देखिए आप लोग के जो है ना जो अगर बात किया जाए कि 2023 में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग के 2022 के प्रश्न या 2024 में जो आगामी खेल प्रतियोगिता होने वाला उससे आपसे के 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो थोड़ा सा साल भर के जो प्रश्न होते हैं ना जो उसको आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 73 नंबर प्रश्न है। देश की प्राचीन जिलों में एक लेडी या तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भोपाल, लखनऊ, वाराणसी, चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भोपाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे, क्योंकि इकलौता चैनल है जहां से कि आप सबके लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो 74 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 75 नंबर कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पर पता चलता है। तो
राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। देखिए यहाँ पर हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का लोथल, क्योंकि इसे बंदरगाहों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी। तो अगर हम राष्ट्रीय जनगणना की बात करें कि पहली बार जो था वो राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 77 नंबर कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के अगर स्टूडेंट हम बात करें कि किसके शासन काल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने समुद्री रास्ता का खोज किया था, तो ये था आप सभी की मेगास्थनीस, सॉरी वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाए 78 का, 78 का ए हो जाएगा, यानी कि वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 79 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो बात करें कि हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 80 नंबर प्रश्न है कि 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। तो सम्राट अशोक की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि किस वंश से संबंधित हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। यहाँ पर आपसे इसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो ये हराया था आपसे कि हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, आपसे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 82 नंबर की राइडर कप किस खेल से संबंधित है। अगर स्टूडेंट हम लोग अगर स्पोर्ट्स के अगर जीके की बात करते हैं, तो आप सभी के एग्जाम में देखिए स्पोर्ट्स से वही प्रश्न आता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, कौन से खिलाड़ी कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। ऐसे तमाम प्रकार के आपसे के एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे 82 का गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तमाम आप सभी के कप हैं, रोवर्स कप, उसके बाद बात करें आप सभी के और जो होते हैं आशुतोष कप, रणजी ट्रॉफी, ऐसे तमाम ट्रॉफियां हैं जो कि आप सभी के प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत के संविधान में संघ शब्द के प्रयोग की बात करें कि कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ए का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी की 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो आयकर दिवस की बात करें तो आपसे कि देखिए दिन और दिवस से भी 1 से 2 प्रश्न 100% पूछता है, और थीम से भी प्रश्न पूछ देता है कि अगर 2024 में जो आयकर दिवस मनाया गया तो उसका थीम क्या था। देखिए थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे कि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपसे कि 24 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की। तो वो हो जाएंगे आप सभी के पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते 86 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आप सभी के आयरलैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये क्वेश्चन आपसे के पूछे गए प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न को और बात करते 88 नंबर की भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 89 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? अभी आप सभी को थोड़ी देर बाद मैंने बताया था कि जो कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में लड़ा गया था, और जिसमें कि बाबर जो क्या किया था कि बाबर जो था वो विजय प्राप्त किया था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जेम्स प्रथम के अगर राजदूत की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आप सभी के विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 91 नंबर की एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास EX खान क्विस्ट 2022 किस देश में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का मंगोलिया। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो देखिए आप लोग के जो बात करें केंद्रीय बजट से भी आपसे के प्रश्न पूछा जाता है। 2023 में जो बजट पेश किया गया था आपसे के जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया था, उससे भी आपसे के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में 100% बनेगा। तो इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो इसी चैनल पर मैंने आप सभी के लिए टॉपिक वाइज मैंने बोला ना कि आप सभी को सारे जो आप लोग जो भी टॉपिक पर अगर जीके ढूंढना चाहते हैं, आप सभी को टॉपिक वाइज वो सारे चीज़ को करवाया गया। आप लोग जाकर के वहाँ से कंप्लीट जानकारी अपना प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021 से 22 वाला। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 93 नंबर की पोंग और तापू राज्य के लोक नृत्य हैं, यानी कि कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं? तो 93 का हो जाएगा आप सभी का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 94 नंबर की बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 95 नंबर की कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर बात करते हैं कांवर झील की, तो ये स्थित हो जाता है आप सभी का बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 96 नंबर की बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों सीमा का साझा करता है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगले प्रश्न को बात करते हैं 97 नंबर प्रश्न है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो आंसर था थोड़ा सा हमसे डाउटफुल है। तो मैं आप सभी को इस क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूँगा कि आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो राइट आंसर या तो ए और या तो डी, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जरूर हेल्प कीजिएगा। एंड बात करते हैं 98 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार के अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो शेखपुरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 99 नंबर की, बिहार में होम रूल लिंक की स्थापना कब किया गया था। तो आज के लिए लास्ट प्रश्न आप सभी का, और ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में देता हूँ WH के तौर पर कि आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप सभी को स्टूडेंट अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। देखिए हम लोगों का क्या होता है कि अगर आप लोग को, देखिए हम लोग सोचते हैं कि आप लोग के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन प्रयास करें, ताकि आप लोग के जो जोश और जुनून है जिस वर्दी को पाने के लिए, वो आपके सपना पूरा हो। तो उसके लिए अगर आप सभी को मैं बोलता हूँ कि अगर आप सी जो मैंने बोला अभी शुरू आप सभी को कि अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, और जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल। अगर आपसे स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल को फॉलो करते तो वहाँ से आप सभी के लिए फ्री PDF देखने को मिलेगा। वहाँ से आप सभी 5 से 6 MB में आपसे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बेस्ट से बेस्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जाकर के आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को आप सभी जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड वहाँ पर बहुत सारे GK के PDF ऑलरेडी डाउनलोड किया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जाकर के आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को सपोर्ट और प्यार जरूर दिखलाइएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड तमाम ऐसे शेयर करने वाले जगहों पर आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।